तो आपके मतलब के बहुत सारे शेयर आने वाले हैं, जाइएगा नहीं कहीं, जरा एक एक करके हर्ष के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज पिटारे में कौन कौन से शेयर लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी। जी, पहली कंपनी टाटा केमिकल की सब्सिडी, यहाँ पर हम लोग रैलीज इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की इन्होंने कॉलिंग दी और 182 रुपये का टारगेट दिया, जबकि देखिए स्टॉक 350 पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, क्योंकि देखिए Q1 के नतीजे तो काफ़ी अच्छा है FY26 के, लेकिन इनका ये कहना है कि नतीजे तो ठीक हैं, लेकिन इनको FY26 के Q2 में जो है लिक्विडेशन रिस्क दिख रहा है, यानी कि एक नुकसान की संभावना ये जता रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कमाई के अनुमान भी घटा दिए हैं। वित्त वर्ष 2026 के एस्टीमेट, वित्त वर्ष 27 के एस्टीमेट की अगर अर्निंग पर शेयर अनुमान की बात की जाए तो 6.5% की इन्होंने कटौती करी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर इन्वेंट्री पूरी तरीके से नहीं बिकती है तो Q2 में और दबाव देखने को मिलेगा। नए प्रोडक्ट लॉन्च तो हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां लगातार बनी हुई है। जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं वो ज़्यादातर खरीफ को लेकर केंद्रित है, क्योंकि कंपनी जो है एग्रोकेमिकल है, तो इसलिए खरीफ को लेकर बात की जा रही है यहाँ पर। और 15 से 20% तक का जो मार्जिन है हासिल करना काफ़ी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैनेजमेंट जो है अलर्ट है और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो स्थिति है एक्सपोर्ट के मोर्चे पर बेहतर होती दिख सकती है। चलिए, तो ये सीधा सीधा जो है ना आधा कर दिया है ये, मतलब टाटा के शेयरों में वैसे ही मुझे तो लगता है कोई मतलब ग्रहदशा खराब चल रही है, पूजा वूजा करानी चाहिए। पहले टाटा मोटर्स को JLR की समस्या, अब ये अच्छा खासा रैली पिछले 3-4 दिनों में 14-15% चल चुका। अब जैसे ये थोड़ा सी मूड में आया तब तक ये नुवामा की रिपोर्ट आ गई। प्रदीप जी जरा कोई टिप्पणी करना चाहेंगे रैलीज पे? आप 5 दिन में 12% की रैली है और अब कह रहे हैं 180 पे आ जाएगा 355 से सीधे। देखिए ये रिपोर्ट जो है ना मैं मानता नहीं हूँ ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट, इसीलिए कंट्रोवर्सी हो जाता है बहुत। बाकी मुझे लगता है कि एक देखिए टॉप के आसपास ही है, रेसिस्टेंस के आसपास ही है। फ्रेश ना 370 380 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा तो अभी इमीडिएटली 120 182 आ जाएंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं क्यों उन लोगों ने ऐसा दिया है। अब देखिए स्टॉक मार्केट है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, एवरी पर्सन का अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहता है। सो एज पर माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि आप एक बार 325 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इस स्टॉक में 380 के ऊपर रैली आने वाला है। अभी तो फिलहाल कोई ब्रेकआउट वाला सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आया था बीच में वो सस्टेन हो नहीं पाया। 380 के ऊपर फिर से वो कंटिन्यू होने वाला है। बाकी सर रिपोर्ट क्या क्या मैं बात करूं, ये ग्लैनमार्क फार्मा का रिपोर्ट आया था 4 दिन पहले ही, 1500 का टारगेट दिया। अब जैसे ही 20% सर्किट आया, अभी देखा फिर से एक रिपोर्ट आ गया 2500 का टारगेट दे रहा है। तो अगर मैं ऐसे पलटूबाज हो जाऊंगा ना तो आपका शो में कमेंट इतना आ जाएंगे ना कि वो इसीलिए आज तक मैंने वो अपना क्या है जो मेरा 67 क्या है सुजलॉन, उसका स्टेटमेंट मैंने आज तक बदला नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे मुझे एग्जैक्टली मैं मेरा स्टेटमेंट को इजीली बदलता नहीं हूं अगर कुछ ज्यादा टेक्निकल चेंजेस नहीं होता है। तो इसीलिए मार्केट में ना अगर आप एक एनालिस्ट हो, मैंने जब मेरा स्टार्टिंग में मैंने करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने देखा था अरे यार सुबह एक बोल रहा है, दोपहर में एक बोल रहा है, शाम को आके अलग बोल रहा है। तो ऐसा तो मुझे नहीं करना और मुझे एटलीस्ट एक व्यू के साथ चलना है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम होगा, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी भी कम रहेंगे तो चलेगा, लेकिन व्यू डेली डेली नहीं चेंज करना। नहीं, तो इसी वजह से तो आप मतलब सलमान खान बने हुए हैं कि मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद आप खुद की भी नहीं सुनते। एक वो बैचलर, एक आप बैचलर, और दोनों के लिए ही मतलब जो है दीवानगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शानदार। हर्ष बताइए, दूसरी कंपनी चलते हैं सीधे बालाजी के पास, लेकिन उससे पहले हर्ष से समझ लेते हैं आज का दूसरी कंपनी है कौन। हर्ष बताइए। दूसरी कंपनी जो है विशाल मेगा मार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और बुल केस में इन्होंने 210 रुपये का लक्ष्य रखा है कि अगर बुल केस आता है तो 210 का, वरना 165 के टारगेट इन्होंने सेट किए कि अगर नॉर्मल केस देखा जाए तो 165 के टारगेट यहाँ पर तय किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं ये। सबसे पहले इनका कहना है कि कंपनी जो है बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन मोड पे काम कर रही है। टियर 2 शहरों पर इनका सबसे ज़्यादा फोकस है। 70 करोड़ का यहाँ पे इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो 70 करोड़ की है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मजबूत स्टोर इकोनॉमिक्स है, यानी कि हर स्टोर से इनकी एक अच्छी कमाई हो रही है, एक्सपेंशन वहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे
पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिवर्सीफाई है। इसके साथ ही इन्होंने टियर 2 शहरों में यहाँ पर इन्होंने एक्सपोजर भी बताया कि अगर जैसे अप्रैल की बात करें तो 44% यहाँ पे मार्केट शेयर है, जनरल मर्चेंडाइज में 28%, एफएमसीजी में 28%। यहाँ पर किफ़ायती और मजबूत चीज़ें ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ब्रांड्स बनाते हैं, तैयार करते हैं यहाँ पर। तो ये इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा लागत कम और यहाँ पे मुनाफा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इन्होंने ये चाहे आप एबिटा की बात करें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कैगर के हिसाब से 19 से लेकर 23% की ग्रोथ की संभावना जताई है। हाँ, काफ़ी अच्छा टारगेट दिया गया। और सारी कहानी जो शुरू हुई थी ना ये विशाल मेगा मार्ट की, ये शुरू हुई थी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। हालांकि बीच में एक जो प्रमोटर ने जो हिस्सा बेचा उसके बाद थोड़ा सा लोगों को चिंता हुई थी, लेकिन लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। मैम फिर से आप थोड़ी सी आपका नंबर आती है, आप गायब हो जाती हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी विशाल मेगा मार्ट को लेकर के? 210 210 का मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? देखिए 210 के टारगेट के लिए मुझे, अगर आप 210 का टारगेट आप दिखा रहे हो तो उसके अगेंस्ट में मुझे रिस्क कितना दिखा रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। और इस स्टॉक में अगर ये स्टॉक मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगी अगर मुझे 125 से 120 के भाव पर मिले। करंट जो है रेट है ये बहुत महंगा है इस स्टॉक के लिए, कंसिडरिंग इट्स की पी वगैरह सब चीजों को देखते हुए। तो 210 का भाव मुझे नहीं लगता है कि 120 125 को हिट किए बिना आएगा। सो इन अदर वर्ड, सिंपल भाषा में अगर इसको बोलना चाहूं तो पहले यहाँ पर एक पुलबैक की एक्सपेक्टेंसी है और वो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। आप अगर इसको सही भाव पर बाय करें तो आपका टारगेट अच्छा होगा, स्टॉप लॉस कम होगा। लेकिन 210 के लिए करंट भाव पर बाय करना एक महंगा सौदा बन सकता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे वो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा 115 का। तो या तो दो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज कर लीजिए, वेट करिए कि भाव आ जाए, या फिर आप करंट भाव पर अगर बाय करने की सोच भी रहे हैं तो सिर्फ 50% ही बाय करिए। अगर 125-20 आता है वहां पर थोड़ा एवरेज करें और स्टॉप लॉस 115 का ही रखिए। फिर टारगेट के लिए होल्ड करना पड़ सकता है आपको, और उसमें आपको 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है मैक्सिमम। ये जो लोग रखे हुए हैं उनको क्या करें फिर? वो वेट मतलब वो होल्ड करें कि ना करें? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप इसको पहले से बाय करके हैं तो क्या मैं इतना मान के चल सकती हूँ कि आपकी या तो बाइंग आपकी 130 के ऊपर की अगर आपकी बाइंग है तो आप अभी भी एक अच्छे प्रॉफिट पर हैं। इफ यू हैव बॉट इट तो अभी भी आप 7 से 8% के गेन पर हैं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लीजिए क्योंकि आपकी बाइंग महंगी है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका बनता है यहाँ पर 132 का। 132 का स्टॉप लॉस अगर आपको हिट हो रहा है प्लीज एग्जिट, क्योंकि यहाँ पर पुलबैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बनती है। चलिए ठीक, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद जो है आपके लिए एंट्री की सलाह दी जा रही है यहाँ पर। अच्छा, अगली टिप्पणी हर्ष से लें उससे पहले प्रदीप जी इस पर तो आपकी राय लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ हमारे एक दर्शक हैं अमान जी, बहुत देर से कह रहे हैं विपुल सर प्रदीप सर से पूछकर बता दीजिए, कार ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट में बुक कर लेना चाहिए या 21-2200 के प्रॉफिट का वेट करना चाहिए? आप वो ढूंढ करके उत्तर तैयार रखिए, तब तक मैं हर्ष से अगली कंपनी डिस्कस कर लेता हूँ। हर्ष बताइए जी। अगली कंपनी HDFC लाइफ की बात कर रहे थे। कल नतीजे आए इस कंपनी के और यहाँ पर HSBC की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह दी है, 900 रुपये के प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले इनका कहना है कि जो क्वार्टर वन के जो नतीजे हैं वो अनुमान के मुताबिक हैं बिल्कुल। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट जो बेसिकली होता है यहाँ पर जो नई पॉलिसीज़ के जरिए जो कमाई करने का एक पैरामीटर होता है, तो ये भी जो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो अच्छी रही है। यहाँ पर रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू भी ठीक रही है। अब इन्होंने भविष्य की ग्रोथ की यहाँ पर इन्होंने बात करी। इन्होंने कहा है वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के दौरान ग्राहक की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिख सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है विस्तार और होता हुआ दिख सकता है। प्रोडक्ट मिक्स देखने को मिल सकता है। 15 से 17% की ग्रोथ की उम्मीद जताई है इन्होंने। इसके अलावा एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट की अगर हम कैगर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी एक 16 से 17% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस की बात करें यहाँ पर तो रिजल्ट की क्वालिटी यहाँ पर इनको लग रहा है आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी हो सकती है। यहाँ पर 17% का अनुमान यहाँ पर भी लगा के चल रहे हैं जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर HDFC लाइफ को लेकर के निकल के आ रही है, ये आधे % के आसपास। हालांकि ऊपर से आज इंट्राडे में थोड़ा सा हल्का हुआ। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में अब फिर से हम देख रहे हैं कि एक री रेटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ, बट HDFC लाइफ को देखिए आप, स्पेशली इतना वॉलेटाइल है कि ब्रेकआउट के बाद ठीक से सस्टेन हो नहीं पाता। तो मेरे ख्याल से एक बार 745 750 के आसपास या तो करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 695 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।
मैं इसमें एग्री करता हूँ कि 900 टारगेट कमिंग सून है, अच्छा रिजल्ट ही आया है। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1-2 दिन में थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, लेकिन मिड टर्म के लिए नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए मैं पॉजिटिव हूँ इसमें। लेकिन मेक श्योर वही है कि ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं होता है, तो इसीलिए महंगा नहीं लेना है। और अभी 760 मुझे लगता है कि राइट वैल्यूएशन है। ठीक। और ये जो बहुत सारे दूसरे सवाल आ रहे हैं उन पे हम दर्शकों को कह दें 1 बजे आपके प्रश्नों को उत्तरों को ले लेंगे। ये दिन भर के ट्रेड को सेट करने का समय होता है। सवाल जवाब आराम से 1 से लेकर के 2:30 बजे तक हम करते हैं। और हाँ, आज तो 2 बजे प्रदीप जी आप जुड़ रहे हैं ना, आप 2 बजे? ऑब्वियसली सर, कभी कभी गलती हो सकता है। अरे महाराज छोड़िए उन बातों को, उन बातों को जुड़ जाऊंगा सर 2 बजे। अरे 2 बजे मिलते हैं, लेकिन ये जरा वो क्या है ना, वो टाइम का मिस मैनेजमेंट कभी कभी होता है, वो 6-1 महीने में एक बार हो सकता है, लेकिन मैं आपको डिसअपॉइंटेड देखना पसंद नहीं करता। अरे नहीं थैंक यू सर। वो जरा कार्ट्रेड वाली बात कंप्लीट कर दीजिए ना, फिर वो जरा थोड़ा सा वो जो कह रहे थे 2000 का प्रॉफिट है और 21-2200 के प्रॉफिट। कार्ड ट्रेड में विपुल जी मुझे अभी लगता है 1920 के आसपास, 1920 के आसपास चल रहा है। और जिनके पास है बने रहिए, क्योंकि एक ट्रिपल टॉप बिल्ड हुआ था, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि 2250 2300 के आसपास भाव नेक्स्ट 2 से 3 महीने में कमिंग सून है। तो जिनके पास ही है आप होल्ड रखिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1815। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि टारगेट भी बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से एक बार आपको वेट करके जाना चाहिए। चलिए ठीक। लास्ट कंपनी के लिए अंबाला जी आप तैयार रहिएगा, लेकर के आ रहे हैं हर्ष बताइए। ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अभी तक आ रही है मैम, जब आपसे सवाल पूछते हैं ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। अभी देखिए क्या होता है। हर्ष बताइए जी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर लेते हैं। CLSA की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 19,000 का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 16,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इनका कहना है कि कंपनी जो है तेजी से एक्सपेंशन ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर स्मार्टफोन के बैकवर्ड इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, कंपनी की तरफ से उठाए गए हैं। वैल्यू एडिशन होता हुआ दिखा है, नए एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर से। जो स्मार्टफोन के अगर कैटेगरीज में देखें तो डिक्सन की जो वैल्यू एडिशन है वो 15 से लेकर 17% से बढ़कर 45 से 55% तक हो सकती है। ये काफी बड़ा अनुमान यहाँ पे जताया गया रिपोर्ट में। मार्जिन और रेवेन्यू को फायदा होता हुआ दिखेगा। 150 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट बढ़ने की उम्मीद है और रेवेन्यू के जो सोर्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर नई जगह से आने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा मॉड्यूल और यहाँ पे प्रिसिशन कंपोनेंट से भी वैल्यू एडिशन बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये बात डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के निकल। हालांकि आज सुबह ही मैंने भी कुछ एक रिपोर्ट्स पढ़ी थी डिक्सन को लेकर के। काफ़ी जो इन्होंने जो एक्विजिशन जो इनका होने जा रहा है वो काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, बहुत लोगों का मानना है। 21,000 के भी टारगेट दिए गए हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था कि कई तरह के टारगेट 3, 4, 5 रिपोर्ट जो है निकल करके आई हैं। 19,000, 21,000, 23,000, 22,000 ऐसे टारगेट निकल करके आ रहे हैं। मैम अंबाला जी आप बताइए, आप कैसे देख रही हैं? हालांकि इसका टिकट साइज महंगा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, ये स्टॉक जो इन्होंने बात की है वो इसकी ग्रोथ की बात है, और कंपनी एक्सपेंशन करती है तो उसके रिजल्ट हमें 1 या 2 क्वार्टर में नहीं दिखते। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज ब्राइट, लेकिन करंट प्राइस पर बाय लेने वालों के लिए जो रिस्क है कंपैरेटिवली रिवॉर्ड के कंपैरिजन में वो ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरी सलाह यही है कि आप पुल बैक का वेट करो। अभी ये 16,100 के पास में चल रहा है, आप इसको हैप्पीली कंफर्टेबली आप बाय कर सकते हैं। अगर ये 15,500 से लेकर के 15,750 की रेंज में मिले, ये एक अच्छी बाइंग होगी और आपके करंट प्राइस से आपको डिस्काउंटेड रेट पर भी मिल जाएगा। एंड जो गिवन टारगेट्स उन्होंने इसको टारगेट किया है, मेरे हिसाब से पहली प्रॉफिट बुकिंग जो यहाँ पर ट्रेडर्स को कर लेनी चाहिए 17,000 के पास में पहली प्रॉफिट बुकिंग के बाद। चाहे तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं या फिर वहां पर प्रॉफिट बुक ना करते हुए आप यहाँ पर इसको आगे एक्चुअली यहाँ पर आप इसको ट्रेल ही करिए। लेकिन 17,000 का एक ऐसा टारगेट है जो पहले हिट होगा। 19,000 से पहले वो इसलिए क्योंकि 19,000 आते आते इसको पानी पीना पड़ेगा। एकदम से 17,000 के बाद में कुछ ही दिनों में 19,000 आ जाएगा, वैसी पॉसिबिलिटीज कम है। सो ट्राई टू बाय अ डिप। करंट रेट को थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं।